कक्षा छठी विज्ञान का अध्याय 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास। सजीवों की क्या विशेषताएं होती हैं? सजीव एवं आवास। जैसी उनके अंदर सजीवों के अंदर जैसी जैसी विशेषताएं होंगी वो उसी आवास में रह पाएंगे। उसी प्रकार का आवास ठंडे गर्म जल के अंदर मरुस्थल में, ठीक है। जैसे उसके अंदर विशेषताएं होंगी सजीवों के अंदर वो उसी प्रकार के आवास के अंदर पाए जाते हैं। तो हम इस अध्याय के अंदर हम विशेषताएं सजीवों की और उनके आवास के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्या क्या विशेषताएं होते हैं और क्या क्या आवास होते हैं, किस प्रकार के आवास होते हैं सजीवों की। उन्हीं सजीवों में हम भी इंक्लूड होते हैं, भाई इंसान भी आते हैं उसमें। पहली और बूझो छुट्टी में अपने रोमांचक स्थानों के सैर पर गए घूमने गए भाई, टूर पे गए, ठीक है, छुट्टियों में। ऐसे ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए, ठीक है। गंगा नदी उत्तराखंड से बहना शुरू करती है गंगोत्री से, वहीं ऋषिकेश में गए, ठीक है। उन्होंने हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के कुछ पर्वतों पर पर्वतारोहण किया जहां बहुत ठंड थी। देखो ये पहाड़ है, पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और वहां ठंडा रहता है, मौसम ठंडा रहता है, सुहाना रहता है, ठीक है। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़, देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी मतलब कि जो समतल भूमि होती है, जो ऊंची नीची भूमि नहीं होती, जैसे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है भाई, मैदानी भूमि है। हरियाणा क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। अब भाई पेड़ों की बात हो रही है, अब पहाड़ों के ऊपर जाओगे, पहाड़ पे तुम्हें पेड़ जो होंगे वो जो सामान्य रूप से जो मैदानी भाग में मिलते हैं वैसे नहीं मिलेंगे। पहाड़ों के ऊपर पेड़ तुम्हें ऐसे खास करके इस टाइप के कॉनिकल शेप के मिलेंगे, ठीक है। और जैसे मैदानी भाग में ऐसे मिलते हैं घने पेड़, ठीक है, ठीक है। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान, ठीक है, राजस्थान की यात्रा की एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे, ठीक है भाई, मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्रित किए, ठीक है। नागफनी होता है भाई जो कम पानी में भी उग जाता है, उसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। अंत में वे पुरी गए, पुरी है समुद्र किनारे भाई, ठीक है, जगन्नाथपुरी मंदिर है वहां पे, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ का। और उन्होंने समुद्र तट की सैर, देखो भाई पूरी जो समुद्र किनारा उड़ीसा के अंदर है, समुद्र तट की सैर की और वहां कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी, ठीक है। कतार मतलब लाइन होती है, लाइनों में देखा। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे, कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण, कुछ शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे, मतलब कि ठंडे, गर्म, शुष्क, आर्द्र, जहाँ पे ज्यादा नमी हो, ठीक है। परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव सजीव वस्तुएं थे, ठीक है। जैसा मौसम रहेगा उसी प्रकार के वहां पे सजीव रहेंगे और उसी प्रकार की वहां पे डाइवर्सिटी रहेगी, ठीक है, अलग अलग प्रकार की। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों की खोज की है। देखो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हम जिन्हें, ठीक है। और धरती पे हर जगह हर स्थान पे कोई ना कोई जीव होता है, ठीक है। घरों में देखना भाई, मकड़ी के जाले होते हैं, कोनों में जाले दिख जाते हैं, कुछ दिनों में जाले बनने लगते हैं, उसके अंदर मकड़ी रहती है, वो भी एक छोटा सा जीव है, वो भी सजीव है, ठीक है। सजीवों के लिए बहुत सजीव एवं उनके परिवेश मतलब वो कैसे परिवेश के अंदर अपना जीवन जीते हैं, कैसे मौसम कैसा रहता है उनके जीने के लिए, ठीक है। मरुस्थल में ऊंट
मरुस्थल में, रेगिस्तान के मरुस्थलों में ऊंट थे, पर्वतों पर बकरी एवं याक थे, ठीक है। पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियां थी, ठीक है भाई। मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वहाँ पे ऊंट मिलेंगे। ऊंट क्योंकि वो ऊंचे होते हैं, उनके पैर जो होते हैं वो लंबे होते हैं, तो रेत की गर्मी उनके पैर, उनके शरीर तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। पर्वत पर बकरी, देखो भाई, बकरियां होती है पर्वत पे, और याक, इनके ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, ठीक है। ऐसे बाल होते हैं बहुत सारे। इन बालों से क्या होता है, इनको सर्दी नहीं लगती है, ठीक है। अपनी रक्षा करते हैं सर्दी से, ठीक है, ठंड से बचते हैं बालों से, ठीक है। और समुद्र तट किनारे क्या मिलते हैं भाई, केकड़े और मछलियां। जो जल में रहने वाले जीव हैं वो मिलेंगे समुद्र किनारे, जिन्हें मछुआरे पकड़ते रहते हैं, ठीक है भाई। वहां पे मछुआरों का वो बिजनेस होता है, उनको पकड़ते हैं और फिर उन्हें बेचा जाता है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों में क्षेत्र के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। अब देखो भाई, अब जैसा मौसम होगा उसी प्रकार के जीव मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि पहाड़ों पे तुम्हें शंकुआकार पेड़ मिलेंगे, और मरुस्थल में घने पेड़ मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। आवास एवं अनुकूलन। आवास स्थान होता है जहाँ पे कोई जीव रहता है। अनुकूलन मतलब क्या, वो वहाँ जीने के लिए पर्याप्त उसके संसाधन मौजूद है वहाँ पे, क्या वो मौसम उसके लिए पर्याप्त है, ठीक है। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं। देखो भाई, समुद्र में खारा पानी होता है, उसी के अंदर मौजूद रहते हैं भाई जीव जंतु, उसी के अंदर जीवित रहते हैं। सब बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है, वैल होती है, ऑक्टोपस होता है, ये सभी सभी खारे पानी में समुद्र के अंदर उपस्थित होते हैं, खारा पानी होने के बावजूद। तथा शोषण के लिए जल में विलयन वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और शोषण सांस लेने के लिए भाई जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं ये, वो जल के अंदर ही विलीत होती है, पानी के अंदर ही मिक्स होती है ऑक्सीजन, उसी ऑक्सीजन को लेते हैं ये, ठीक है भाई। अब भाई मरुस्थल जो होता है रात के समय पे ठंडा हो जाता है, और दिन के समय पे गर्म रहता है। बहुत गर्म होता है दिन के समय पर, और ठंडा हो जाता है रात के समय पे, ठीक है। और मरुस्थलों में तुम्हें ये ऊंट मिलेंगे भाई, ठीक है। ये सामान ढोने के लिए भी, और इंसान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए भी ऊंटों का उपयोग किया जाता है। इनके पैर जो होते हैं वो ऊंचे होते हैं, ठीक है। और जमीन से जो रेत होती है गर्म होती है, वो इन तक नहीं पहुंचती है भाई, कम पहुंचती है, पहुंचती भी है तो, ठीक है। और इनके पैर जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, ये पंजे, और ये रेत में नहीं धंसते, और ये आसानी से चल लेते हैं, ठीक है। इन्हीं को रेगिस्तान का हवाई जहाज कहा जाता है, ऊंटों को। ऊंट एवं उनका परिवेश, ठीक है। समुद्र तथा मछलियां विभिन्न प्रकार के परिवेश हैं, ठीक है। समुद्रों के अंदर पानी होता है, उसके अंदर परिवेश होता है, उसी के अंदर ही मछलियां रहती हैं, में रहने योग्य बनती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं, जिससे उन उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, ठीक है भाई। ये मछलियां हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत प्रकार की मछलियां होती हैं, और इनकी त्वचा, इनमें क्लोम होता है भाई, जो सांस लेने के लिए गिल होता है, गिल या क्लोम, ठीक है। वो सांस लेता है कहाँ पे, पानी के अंदर भी सांस लेने में इनके सहायता करता है। मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं, ठीक है भाई। ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने कि मछली के पास पूंछ होती है, ठीक है। ये पूंछ होती है और ये पंख होते हैं, ये इनको संतुलन बनाए रखने के लिए भी, और एक ट्रेवल करने के लिए भी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए भी मदद करते हैं, ठीक है। संतुलित रखते हैं इन्हें। मछली के गिल या क्लोम, ठीक है, यहाँ होता है ये गिल या क्लोम, जो ये खुला सा रहता है यहाँ पे, ठीक है। गिल या क्लोम यहाँ से क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं, जो पानी के अंदर मिक्स होती है ऑक्सीजन, उसको ये कंज्यूम करते हैं, जो उसे जल में शोषण लेने में सहायता करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि मछली की संरचना उसे जल में रहने में सहायक होती है, तथा ऊंट की संरचना उसे मरुस्थल में रहने की सहायक होती है। अब मछली की जो संरचना है भाई, वो जल के अंदर उपस्थित उसको जीवित रखती है, और जो ऊंट की संरचना है वो उसको मरुस्थल में, ठीक है। अगर ये अपना परिवेश अपना बदल ले तो ये जीवित नहीं रह सकते, दोनों ये अपने अपने परिवेश में जीवित रह सकते हैं, ठीक है। जिन विशेष संरचनाओं अथवा जिन विशेष संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी भी पौधे अथवा जंतु को
उनके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, वह अनुकूलन कहलाते हैं। देखो भाई अनुकूलन क्या होता है, जैसे कि किसी जीव को, किसी पौधे को वह परिस्थितियां जो उन्हें सरवाइव करने देती है, जीवित रहने देती है, उनका उनकी वृद्धि करती है, ठीक है, वो सारी परिस्थितियां क्या कहलाती है, अनुकूलन। जैसे कि मछली कहाँ अनुकूलित रह सकती है भाई, सिर्फ पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर ये जीवित रह सकती है। इसी चीज को बोला था भाई अनुकूलन, जहाँ पे जीव को रहने के लिए, अपने वृद्धि करने के लिए उसके अनुकूलित परिस्थितियां हो, सभी संसाधन हो, ठीक है। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। आवास की कहाँ क्या होता है, आवास कि वह कोई सा भी सजीव जो जहाँ पे रहता है वह उसका क्या कहलाता है, आवास, ठीक है। वह स्थान क्या कहलाता है, उसका आवास। स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, ठीक है। जंतु और पौधे दोनों चीज को कंसिडर करा हुआ, पौधे को भी और जंतु को भी, ठीक है भाई। उसको कहते हैं स्थलीय आवास, जो स्थल पे पाए जाते हैं पौधे और जंतु, इन्हीं जंतुओं में हम आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय स्थलीय आवास में कुछ उदाहरण है, ठीक है भाई। फिर आता है जलाशय। जलाशय मतलब पानी से जुड़ा हुआ, जल से। जलाशय दलदल, झील, नदी एवं समुद्र जल पौधों एवं जंतु है, जल में रहते हैं, वे जलीय आवास हैं, ठीक है। जलीय आवास ये सारे सारे उदाहरण है भाई, झील, नदी, समुद्र, ये सभी के सभी जलीय आवास के उदाहरण हैं, ठीक है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक कहलाते हैं, ठीक है, जैव घटक। और अजैव घटक क्या कहलाएंगे, मिट्टी, चट्टान, ठीक है, वायु, जल, ये सारे सारे निर्जीव आवास है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। ये पूछा जाता है जैव और अजैव घटक। जैव घटक जो जीव पौधे जो उस आवास में पाए जाते हैं, और सारे जैव घटक। अजैव घटक वो आ जाते हैं भाई जो कि ये वायु, मिट्टी, चट्टान, पत्थर, ये सारे सारे जाते हैं अजैव घटक, ठीक है। ठीक है भाई, वे जंतु जो इन इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, वो मर जाते हैं। देखो भाई इनमें कुछ परिवर्तन भी आता जाता है, आवास में धीरे धीरे परिवर्तन आता जाता है, ठीक है, तापमान का, या जंगल कटते हैं, या कुछ प्राकृतिक रूप से आते हैं भाई, ठीक है। ये परिवर्तन आते हैं, और अगर उन परिवर्तनों के अनुरूप वह अनुकूलित नहीं हो पाते, अपने आप को नहीं बदल पाते, तो वो खत्म हो जाते हैं भाई, उनका अस्तित्व खत्म होने लगता है, ठीक है भाई। अजैव कार्गो के लिए भी भिन्न भिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर सकते हैं, ठीक है। विभिन्न आवासों की यात्रा, कुछ स्थलीय आवास, ठीक है भाई। सबसे पहले मरुस्थल। मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊँटों के अनुकूलन के विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। मरुस्थल में ऊँटों के बारे में पहले बता दिया गया भाई। देखो चूहा हो गया, और ये चूहा और ये सांप, ठीक है भाई, स्नैक, ये दोनों भी मरुस्थल में पाए जाते हैं। अब गर्मी तो भाई इस पे रेत है भाई, मरुस्थल है, ठीक है, तो यहाँ गर्मी होगी, तो गर्मी से बचने के लिए क्या चले जाते हैं भाई, धरती के अंदर रहते हैं, ठीक है, ठीक है। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते, ठीक है, इनके लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिल में रहते हैं, ठीक है। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो ये बाहर निकलते हैं, ठीक है। और अब उन्हीं में से मरुस्थल में उगने वाले पौधे, ये पौधे हैं भाई, ठीक है, कैक्टस और नागफनी। इनको पानी कम पानी में उग जाते हैं भाई ये पौधे, ठीक है। गमले में लगाए एक कैक्टस है पत्ती वाला एक, ठीक है भाई, कैक्टस गमलों में लगाया जाता है, इनमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है भाई, पानी का हाथ से भी बहुत कम होता है, इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है, क्योंकि पत्तियां तो होती नहीं है भाई, ठीक है, कांटे कांटे होते हैं इनमें, इसमें सिर्फ तना होता है, पत्ती यही होती है इसके, तना ही, ठीक है। तो इसमें पानी बहुत कम वाष्पित होता है, इसलिए इनको पानी की आवश्यकता भी कम होती है। जब पानी जाएगा नहीं, वाष्पित होगा नहीं, फिर पानी खत्म होगा नहीं पौधे के अंदर का, ठीक है।
कुछ पौधों में पत्तियां कांटे या सूल का रूप ले लेती है, ठीक है, जो भी मैंने समझाया वही है। वाष्पोत्सर्जन कम होता है, ठीक है। नागफनी में तना ही होता है भाई, यही पत्ती होती है जो तने के रूप में नजर आती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में ये अपना भोजन बनाते हैं भाई, पत्ती द्वारा बनाया जाता है भाई भोजन, ठीक है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहरी तक चली जाती है भाई, इनकी जड़ें जो है मिट्टी में बहुत गहरे तक जाएगी। क्यों जाएगी भाई, जमीन में से खनिज लवण लेके आने ही ना, तभी तो पौधा विकास करेगा, नहीं तो फिर पौधा क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व मिट जाएगा भाई, ठीक है। अगर ये पौधा रहेगा तभी तो जॉइन करेगा, ये बीज बनाएगा, दूसरे पौधे उगेंगे, ठीक है। फिर आता है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र मतलब पहाड़ी वाला इलाका, पहाड़ी इलाका में हिमपात भी होता है भाई। हिमपात क्या होता है भाई, जब बर्फ की बारिश होने के कारण भाई यहाँ पे उसी प्रकार के पौधे मिलेंगे जो बर्फ की बारिश के अनुकूल हो, उसमें भी अपने आप को जीवित रख सके। ये भाई ऐसे पौधे मिलेंगे, ऐसे ऊपर से कोनिकल, नीचे से फैले हुए। ये इसलिए होते हैं भाई, इनके ऊपर अगर बर्फ गिरे ऊपर से तो फिसल के बाहर गिर जाए, बर्फ इनके ऊपर ज्यादा देर तक ना टिक पाए और नीचे गिर जाए, अधिक बर्फ ना है, नहीं तो बर्फ में दब जाएंगे, सारी बर्फ स्लिप करके नीचे जाती है, इनके ऊपर बर्फ अधिक समय तक नहीं रुक पाती है, ठीक है। ये भाई तेंदुआ है बर्फ में वाला, ठीक है, बर्फ में रहता ही है। और ये पहाड़ में मिलने वाला याक, ठीक है, इसके ऊपर बहुत बाल होते हैं जिससे इसको गर्मी मिलती है, इसीलिए वो ये बर्फीले इलाकों में रह सकते हैं। ये बकरी है भाई, पहाड़ी बकरी है, इसके ऊपर बहुत घने बाल होते हैं, जिससे इसके इसको इनके बाल में हवा रुक जाती है और उससे इनको गर्मी महसूस होती है, ठीक है। ठीक है, कुछ वृक्ष की पत्तियां सुई की तरह सुई के आकार की होती हैं, इनमें वर्षा का जल एक ही में सरलता से नीचे की ओर सट जाता है। देखो भाई, पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते भी कैसे होते हैं भाई, ऐसे होते हैं, पतले पतले से सुई की तरह, क्योंकि इसके ऊपर वहाँ बर्फबारी और बारिश दोनों होती है, अधिक मात्रा में होती है, तो उनके अगर पत्ते चौड़े होंगे, सारा उसी के ऊपर डूब जाएंगे, बर्फ और बारिश की बूंदे, तो इसीलिए पत्ते कैसे होते हैं, सुई की तरह ऐसे पे पतले या पतले पत्ते पत्ते वाले पौधे होते हैं, जिसके ऊपर से आसानी से बर्फ बारिश पानी या बर्फ आराम से गिर जाए, ज्यादा देर तक ना ठहर पाए, ठीक है। इन वृक्षों के अधिक भिन्नता आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं, परंतु पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है, ठीक है भाई। शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है, और पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, यह बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड ठंड से बचाता है, ठीक है भाई, ये फर होते हैं इनके शरीर पे और ये इसको बर्फ से बचाता है, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में मिलता है ये, ठीक है। और जो बकरियां होती है उसके खुर लंबे लंबे होते हैं भाई, जिससे कि वो अच्छ, अच्छे से पकड़ बना लेती है पेड़ पहाड़ों के ऊपर। खुर मतलब उनके पैर होता है ना, जो पत्थर की तरह वो होता है भाई खुर। ऊंचाई पर जा ऊंचाई पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूल में विविधता दिखाई देती है, ठीक है भाई, अलग टाइप के होते हैं जो मरुस्थल में ऐसा नहीं दिखाई देंगे, लेकिन पहाड़ों पे इसी प्रकार के जंतु दिखाई देंगे, ठीक है। घास स्थल समतल भूमि मिलेंगे भाई, घास के स्थल। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है, तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है, ठीक है भाई। ये घास के मैदान में होगा और हिरण घास खाता है, ठीक है, तो और ये हिरण को खाता है, तो अब इसका भोजन भी आसानी से उपलब्ध होता है, और इसका जो रंग होता है वो भाई घास के रंग के जैसा ही समान होता है, जिससे कि इसको शिकार के लिए छुपना आसान होता है, छुप के शिकार कर सकता है, उसमें छिपने योग्य हो जाता है इसका रंग, ठीक है। इसीलिए घास के मैदान में ही मिलता है, और जो हिरन होता है, जो घास होती है, इनकी जो डंडियां होती है उसको पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा वर्क करता है, ठीक है। और जो इनकी आंखें होती हैं ये इनके फ्रंट में होती है भाई, ऐसे सामने से इनको आसपास में हो रही गतिविधियों का पता चल जाता है, ठीक है, तुरंत इनको पता चल जाता है, इसके लंबे लंबे कान होते हैं, इससे पता चल जाता है भाई आसपास कोई हरकत हो रही है, तुरंत गायब हो जाता है, वहां से भाग जाता है, ठीक है। कुछ जलीय आवास। अब जलीय आवास के बारे में सबसे पहले समुद्र। समुद्र बहुत बड़ा भाई, लगभग 71% है भाई धरती के ऊपर,
पानी, ठीक है, समुद्र सबसे बड़ा। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कि कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। देखो भाई, धारा रेखीय क्या होता है, मछलियां होती है धारा रेखीय, मतलब कि आगे से ऐसे, ठीक है, ऐसा ही होता है भाई धारा रेखीय। ठीक है, जैसे साइज, ये धारा रेखीय होता है। लेकिन ऑक्टोपस कैसा होता है भाई, 8 पैर का होता है, वो कैसा भी पैर निकाल लेता है भाई, ठीक है। लेकिन जब वो चलता है, तो जब वो गति करता है तो सारा का सारा समेट लेता है भाई, और ये भी एक धारा रेखीय में परिवर्तन कर लेता है अपने शरीर को, ठीक है। और ये समुद्र की गहराइयों में जो जमीन होती है ना समुद्र के अंदर, है तो उसके ऊपर चलता रहता है भाई, उसके ऊपर अधिक समय बिताता है, ठीक है। जल में श्वसन लेने के लिए इनमें गिल होते हैं, जैसे मछलियों में गिल क्लोम होते हैं, ऐसे इनके अंदर भी होते हैं भाई, जो जल के अंदर रहने वाले जीव होते हैं उसमें, ठीक है। तालाबों एवं झीलों में, क्या आपने तालाबों, झीलों, नदियों एवं नालों में पौधों को उगते देखा है? देखो भाई, तालाब, नदियों में, झीलों में पौधे उगते हैं। देखो कुछ इस प्रकार के होते हैं जिनकी जड़ें तो पानी में होती है, लेकिन पत्ते फूल ऊपर होते हैं, ऐसा कमल का फूल होता है, ठीक है। कुछ होते हैं जो तालाबों के जमीन पे से उगते हैं, ठीक है। इनका तना, पत्तियां अंदर होते हैं, और फूल जो होते हैं, फल जो होते हैं इसके, वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं जो इनके अंदर ही घास फूस की तरह उगते हैं भाई, ठीक है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, इनके पतले पतले पत्ते होते हैं, ताकि पानी का बहाव आए तो इन पे कोई असर ना पड़ सके, ठीक है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। सारे पौधे जो जमीन के पानी के अंदर या पानी के ऊपर होंगे, वो सारे के सारे खोखले और हल्के होते हैं, ठीक है। और भाई क्या इसमें, मेंढक के बारे में देखो, ये मेंढक ऐसा है जो जमीन के ऊपर भी जिंदा रह लेता है, पानी के अंदर भी, ठीक है। पानी के अंदर भी सांस लेने के ले सकता है, और इस पानी के बाहर भी, दोनों जगह वो कंफर्ट है भाई सांस लेने में। हमारे आसपास के जीव, हमारे आसपास क्या जीव होते हैं भाई, जीव जंतु में क्या होते हैं, जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जलवायु, ये सभी के सभी क्या होते हैं भाई हमारे आसपास में। सूखे पत्ते, मृतक मृत्य जंतु, ठीक है, ये सभी के सभी हैं भाई, ठीक है। अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव तथा सजीव लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग में समूह में बांटिए। कुछ कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरण, हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं है। पहले एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही थी, ठीक है भाई, पढ़ लेना है छंद, कविता की तरह लिखा हुआ है भाई, ये बढ़िया है, पढ़ के देखना। देखो सजीव निर्जीव में क्या अंतर होता है, साधारण रूप में बता दो, जो गति करते हैं, जो वृद्धि करते हैं, और जो जनन करते हैं, ये सभी के सभी क्या जाते हैं भाई सजीव के अंदर, ठीक है। वृद्धि करें, अपना बढ़े, ठीक है। जनन करें, अपने जैसे दूसरे को जन्म दे, ठीक है। उत्सर्जन करें, मतलब जो एनर्जी, ऊर्जा के लिए जो चीज खाया फिर उसको जो वेस्टेज उसे निकाल दें, ये सभी के सभी कौन करता है भाई सजीव। जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव हैं, ठीक है। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, ठीक है भाई। पौधे पौधे भी सजीव आते हैं, जो पेड़ पौधे हैं ये भी सजीव में होते हैं, ये भी बढ़ते जाते हैं समय के साथ, और अपने जैसे और भी पौधे तैयार करते हैं, मतलब जनन भी कर रहे होते हैं, ठीक है। और जंतु में इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, सभी आ जाते हैं जंतु में, तो जितने भी सजीव हैं, ठीक है भाई। अब मान लो कि एक एक यहाँ पे दे रखा है भाई, जैसे कि बादल, ठीक है। बादल भी गति कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और समय समय पर बड़ा भी हो जाता है भाई, छोटा भी हो जाता है, एक जगह से दो बादल भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या है भाई निर्जीव, है ना, सजीव मत समझना। क्या सज क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ भाई, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें उत्सर्जन, वृद्धि, जनन करना होता है ना भाई। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रम के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है।
बिना भोजन के कोई भी सजीव नहीं जीवित रह सकता लंबे समय तक। क्या सभी सजीवों की वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या सभी सजीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? देखो भाई, जंतुओं के बच्चों में भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। वयस्क मतलब बड़े हो जाते हैं वृद्धि करके। ठीक है भाई, जंतुओं के जो बच्चे होते हैं पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। जैसे कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं। ठीक है भाई, एक अंडे से स्फोटित होकर के चूजा मुर्गी में या मुर्गे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि बच्चा होता है छोटा सा भाई, शिशु, फिर धीरे 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 विकास करते हुए क्या हो जाता है भाई, ये वयस्क में परिवर्तित हो जाता है ये। ठीक है, जैसे मुर्गी का चूजा होता है, फिर ये भी एक समय पे क्या होता है, एक वयस्क मुर्गी या मुर्गा हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, देखो अब आप भी पहले भाई, पहले के पुराने जो कपड़े होंगे क्या वो अब आपको हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी वृद्धि हुई, आप बड़े होते गए भाई। अब पहले वाले पुराने कपड़े, पुराने पैंट शर्ट कमीज, ठीक है, अब वो आपके फिट नहीं आएगी। ठीक है, क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? हाँ भाई, सभी सजीव श्वसन करते हैं भाई। बिना श्वास लिए कैसे जीवित रहेंगे सजीव? ठीक है, श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वास श्वसन में अंदर ली हुई वायु की ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, फेफड़ा हमारा क्या करता है, वो ऑक्सीजन को रोक के बाकी गैस को वापस बाहर निकाल देता है भाई। ठीक है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सभी के सभी जितने भी सजीव हैं सभी के सभी श्वसन करते हैं। ठीक है, चाहे जल में रहते हो चाहे थल पे रहते हो, जमीन पर। उदाहरण के लिए केचुआ, भाई केचुआ का देखो क्या है, केचुआ पूरी त्वचा से सांस लेता है। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं ना भाई, लेकिन केचुआ क्या करता है, पूरी त्वचा से सांस लेता है, पूरी त्वचा से। ठीक है, ठीक है, हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं जिनकी सहायता से वह जल में विलीय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। ठीक है भाई, पता है भाई, गिल होता है मछली के अंदर, उसके गर्दन के पास। उसी गिल से क्या करता है, वो सारी ऑक्सीजन, पानी के अंदर की ऑक्सीजन सोखता है। ठीक है, रात हो या दिन हो भाई, कोई सोया हो चाहे जगह हो, उसकी श्वसन की क्रिया चलती रहती है। पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं भाई, वो भी सांस लेते हैं। ठीक है, तभी प्रकाश संश्लेषण पूरा हो पाता है। क्या सभी सजीव उद्भिद के प्रति अनुक्रिया होती करते हैं? देखो भी, उद्भिद मतलब कि कोई मान लो कि एकदम से प्रकाश आएगा किसी के ऊपर, लाइट आएगी तो वह कुछ तो रिएक्शन करेगा ना। वैसे जंगलों में जानवर होते हैं, जंगली जानवर, और उन पे लाइट पड़ती है तो भाग जाते हैं, भाई डर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सजीव, अगर मान लो कि कोई गर्म चीज हमारे टच हुई तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं ना भाई, क्या टच हो गया ये। ठीक है, ऐसे भाई कई सारे फूल होते हैं, सूर्य के उदय होते के साथ वो खिल जाते हैं, सूर्य से अस्त होता है ऐसे बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ फूल होते हैं जो सूर्य अस्त होने के बाद ही खिलते हैं। ठीक है, एक पौधा होता है भाई गुल मेहंदी का, छुई मुई का, उसका अगर टच करोगे तो मुरझा जाएगा या उसकी पत्तियां बंद हो जाएगी। ठीक है, सेंसिटिव, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, सजीव में उत्सर्जन, उत्सर्जन को आसान भाषा में भाई यही है कि हम जो खाना खाते हैं, सारा खाना हमारे शरीर में उपयोग में नहीं आता। जो भी उसके अंदर से ग्लूकोज होता है, जो भी चीज हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है, उससे रख लेता है भाई बॉडी, और बाकी जो बच जाता है हम वेस्टेज के रूप में उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं भाई उत्सर्जन पराक्रम, अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित कर देना, उत्सर्जन पराक्रम। और ये सभी सजीव करते हैं। ठीक है, जितने सजीव हैं सभी ये करते हैं। ठीक है, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो भाई सभी सजीव प्रजनन करते हैं। ठीक है, अगर प्रजनन नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे एक बच्चा होता है, बड़ा होते हुए ये भी एक वयस्क महिला या पुरुष बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि पक्षी या बर्ड है, ये घोंसले में अंडा देती है भाई। ठीक है, नेस्ट के अंदर ही अपना एग देती है, अंडा देती है, कुछ समय बाद ये अंडा फूटते हैं, उसमें से
छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे आते हैं, ये भी कुछ समय बाद वयस्क हो जाते हैं भाई। ठीक है, प्रजनन किया जाता है ताकि उनका अस्तित्व ना खत्म हो। अब प्रजनन के कई तरीके होते हैं भाई, कुछ अंडे देते हैं, कुछ सीधा शिशु। ठीक है, कुछ जैसे शिशु होता है भाई। ठीक है भाई, बिल्लियां शिशु, गाय शिशु, भैंस से भी शिशु। ठीक है भाई। अब पौधों के अंदर क्या होता है, बीज होता है, और अगर बीज को आप जमीन में लगाते हो, पानी देते हो, तो क्या होगा भाई, उसमें से भी एक पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बीज से पौधा तैयार हुआ। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, आलू की कलिका से ही पौधा तैयार हो जाएगा, आलू के अंदर से ही, आलू का एक हिस्से से। अब आता है भाई गुलाब और मेहंदी। गुलाब की एक डंडी तोड़ो, उसको जमीन में लगाओ, उससे ही पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है, और मेहंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही है भाई, उसका भी एक हिस्सा, एक कलम काटी जाती है, उसको जमीन में लगा दिया जाता है। ठीक है, देख रेख करनी पड़ती है, पानी डालना होता है। ठीक है, और वो पौधा तैयार हो जाता है, वो वैसे ही जनन कर जाता है। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, सभी सजीवों में अलग अलग प्रकार के होते हैं भाई जनन। ठीक है, क्या सभी सजीव गति करते हैं? भाई सभी सजीव गति करते हैं, लेकिन पौधे जो होते हैं भाई वो एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं। ठीक है, बाकी सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की तलाश में गति करते हैं। ठीक है, लेकिन कार बस कागज का टुकड़ा है, सब के सब गति करते हैं, लेकिन ये सजीव नहीं है भाई, गति तो करेंगे लेकिन ये सजीव नहीं होंगे। ठीक है भाई। क्या भाई, हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों में क्या क्या सिमिलर है भाई, क्या जैसा है, भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन की आवश्यकता होती है, उत्सर्जन होता है, उद्दीपित अनुक्रिया या प्रजनन, ये सारे के सारे जो पॉइंट लिखे हैं भाई, ये सभी सजीवों के अंदर कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं भाई। ठीक है, फिर जीवन क्या है भाई, जीवन क्या है, इसको तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है भाई, जीवन क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अब गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए। देखो, गेहूं की बोरी में, अनाज की बोरियों में हाथ डालोगे तो आपको गर्मी महसूस होगी। गर्मी कैसे उत्पन्न होगी, ये उत्पन्न हुई क्योंकि जो बीज है वो क्या कर रहे हैं भाई, वो शोषण कर रहे हैं, शोषण क्रिया कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ उसके सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर उनको जमीन में लगाते हैं एक्टिव होकर पौधा तैयार हो जाता है, तो इसीलिए वहां उसमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, आखिरकार कहा जाता है, आखिर जीवन है क्या, तो जीवन क्या है, जीवन सुंदर है, बस। ठीक है भाई, इतना ही जानो अभी आप कि जीवन क्या है, जीवन सुंदर है, बहुत सुंदर है जीवन। ठीक है, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। इसमें कोई पॉइंट रह गया, कोई छूट गया हो बीच में, तो कमेंट करना, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगर कुछ समझ ना आया हो तो उसके लिए भी। ठीक है भाई, खत्म होता है चैप्टर, इसके बाद अगले चैप्टर में मिलते हैं, अगले लेक्चर में। ठीक है।